Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture of database system. In previous lecture, we discussed about the database model and the different types of database model. What is database model? Database model is a type of data model that determines the logical structure of the database. Database model basically define structure of data models and their relationship, how data is stored in the database and how we can access. It means that determine the logical structure of the database, and functionality determines in which manner data can be stored, कि किस manner के अंदर data store हो सकता है और कैसे उसमें से data organize होता है और manipulate होता है. It's determine the data model. We discuss different data model, hierarchical model. Then we discuss relational model. We discuss object-oriented model, semi-structured model. हमने ये कहा था कि हम रिलेशनल मॉडल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिलेशनल मॉडल विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डाटा tables. Data stored in the relational model in the form of tables, and table mean entities. Tables represent the entities, and entities have their relationship, और उनके आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं एंटिटीज के. तो हम रिलेशनल मॉडल के अंदर जो डाटा स्टोर करते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और उन टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप होते हैं, और उन टेबल में जो हमारे एट्रीब्यूट का डाटा स्टोर होता है, एट्रीब्यूट स्टोर होते हैं, हम उनको डाटा को एक्सेस करते हैं और यूज़ करते हैं. उन एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर ही हम उनके क्या बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, और उन रिलेशनशिप की बेस के ऊपर हम डिफरेंट टेबल्स में से एट अ टाइम डाटा क्या कर रहे होते हैं, फैच कर रहे होते हैं. तो मेरे बच्चे, आज हमने उसी जो हमारे पास रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल को यूज करते हुए हमने डेटाबेस बिल्ड करनी है. डेटाबेस बिल्ड करने के हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे थे कि डेटाबेस बिल्ड करने के हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं. उन स्टेप्स को हमने क्या करना होता है, फॉलो करते हुए वी कैन बिल्ड अवर द डेटाबेस सिस्टम और बिल्ड द डेटाबेस फॉर एनी सिस्टम. हम किसी भी सिस्टम के लिए डेटाबेस क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं. तो मेरे बच्चे, इस लेक्चर के अंदर हमने डेटाबेस बिल्डिंग का पहला स्टेप पढ़ा था कि हमने क्या बनाना होता है, डेटाबेस का कंसेप्चुअल मॉडल बनाना होता है. कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, और उस कंसेप्चुअल मॉडल का हमने ये कहा था कि कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर बेसिकली हम अपना जो डेटाबेस का कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट बीइंग कि वी स्टडी द सिस्टम एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम. हम सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, देन हम उसमें से अपना एक कंसेप्ट बनाते हैं कि हमारी जो इस सिस्टम के लिए जो डेटाबेस है वो क्या होगी, इस सिस्टम की एंटिटीज क्या होंगी, व्हाट आर द एंटिटीज ऑफ दैट सिस्टम, एंड देन आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट सिस्टम. उस सिस्टम के एट्रीब्यूट क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उनके आपस, उन एंटिटीज के आपस में रिलेशनशिप क्या बन सकते हैं. हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हुए, सिस्टम को रीड करते हुए, स्टडी करते हुए ये चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं. जब हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसको हमने डेटाबेस बिल्डिंग का, डेटाबेस क्रिएशन का जो पहला स्टेप है, कंसेप्चुअल मॉडल हम बनाते हैं, मीन कि उसको डायग्राम की सूरत में ड्रा कर लेते हैं पेज के ऊपर.
तो जब हम उनको डायग्राम्स की सूरत में एक पेज के ऊपर ड्रा कर लेते हैं, उनके रिलेशनशिप्स को ज़ाहिर कर लेते हैं, उन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इट्स इजी फॉर द डेटाबेस बिल्डर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू बिल्ड द डेटाबेस। तो उसके लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इजी हो जाता है कि उसको देखते हुए आसानी से क्या कर सकता है, उस सिस्टम की डेटाबेस बना सकता है। तो हमारी ये इस कंसेप्चुअल मॉडल को ड्रा करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं। इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। व्हाट इज द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल? Entity relationship model represent the entities, their attributes and relationship between entities। हम different samples यूज करते हुए entities को और उनके आपस में relationship को, उनके attributes को ज़ाहिर करेंगे डायग्राम्स की सूरत में, जो हमें डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो वो उसके लिए आसानी से अंडरस्टैंडेबल होगी कि उसको एक ही नज़र में उसको समझ आ जाएगी कि हमारी डेटाबेस क्या है, हमने क्या डेटाबेस बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पर्पस ऑफ द ईआर मॉडल फैसिलिटेट्स द डेटाबेस डिज़ाइन, कि हमें डेटाबेस डिज़ाइन के लिए फैसिलिटेट करता है कि आसानी से हम इसको क्या यूज़ करते हुए एक्सप्रेस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअल द डेटाबेस ऑफ द सिस्टम। एक्सप्रेस लॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनी वर्ड इन इंटरेस्ट विद इन द इंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी लॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्स ऑफ डिस्कवर कंसेप्चुअल लेवल मॉडल है कि हम ये देखिए, मैंने आपको कहा था कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर, कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, जब हम किसी अपने कंसेप्ट को एक डायग्राम सूरत में पेज के ऊपर ड्रा कर लें, हमारा कंसेप्चुअल मॉडल है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा लॉजिकल मॉडल होता है, जब हम उसको क्रिएट कर रहे होते हैं एक्चुअल में किसी भी डीबीएमएस को यूज करते हुए क्रिएट कर रहे होते हैं। तो नो लिमिट टू एनी पार्टिकुलर डीबीएमएस, व्हाट्स दैट मीन? व्हेन वी ड्रॉ द डायग्राम, हम डायग्राम ड्रा कर रहे होंगे तो वो हमें ये बता रहे होगी कि डेटाबेस क्या है, ठीक है। अभी हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, तो हमने क्या जैसे किस तरह डेटाबेस बनानी है, तो हम किसी भी डीबीएमएस को यूज करते हुए, हमारे पास जब ईआर डायग्राम होगी, ईआर डायग्राम को देखते हुए हम किसी भी डीबीएमएस को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ चुके हैं कि एल्गोरिथम होता है, जब किसी की का एल्गोरिथम बना लेते हैं तो एल्गोरिथम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, कि हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसी तरह जब हम ईआर मॉडल बनाते हैं तो ये किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर डीबीएमएस के लिए नहीं होता, बट वी कैन इम्प्लीमेंट इन एनी डीबीएमएस, किसी भी डीबीएमएस के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ईआर डायग्राम यूज एज अ डिजाइन टूल, हमारे ये डिजाइन टूल्स के लिए के तौर पर समझने के इस्तेमाल हो रही हैं। ईआर डायग्राम यूज एज अ डिजाइन टूल। ए सिमेंटिक मॉडल कैप्चर्स द मीनिंग, यानी हमारा ये एक सिमेंटिक मॉडल है। सिमेंटिक क्या होता है? सिमेंटिक मीन डिस्क्राइब द रीजन बिहाइंड द सीन, कि हम किसी भी चीज के पीछे जो उसकी रीजन है कि हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, लॉजिक क्या है, कि वो हमें कौन बता रहे थे, किसके हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स कहते हैं। तो ये हमारा एक सिमेंटिक मॉडल है जो हमें सारी चीजें बता रहा है कि इसका ये रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप का क्या मतलब है, ठीक है, व्हाट्स दैट मीनिंग ऑफ दैट रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप की क्या मतलब है, और हम ये रिलेशनशिप क्यों बना रहे हैं, या इसके एट्रीब्यूट्स हैं तो क्यों हैं। अब सैंपल यूज एंड ईआर डायग्राम, इस ईआर डायग्राम के अंदर जो जो सैंपल्स यूज होंगे इनको अच्छी तरह ध्यान में रखना है और याद कर लेना है, देख लेना है कि हमारे ये सैंपल्स हम ईआर डायग्राम बना रहे होंगे तो ये सैंपल यूज करेंगे। एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास रेक्टेंगल यूज होंगी। व्हाट इज द एंटिटी, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अपकमिंग स्लाइड्स। अब जो हमारी स्लाइड्स आ रही हैं हम आगे एंटिटीज को, रिलेशनशिप को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे दोबारा कि एंटिटीज क्या हैं। देन एट्रीब्यूट जो होते हैं हमारे पास उसको ओवल शेप से जाहिर करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता जाऊँ कि वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सिटी डेटाबेस इन लास्ट लेक्चर। उसके अंदर हमने एंटिटीज क्या कही थी कि जिस चीज के बारे में भी डाटा स्टोर कर रहे हैं, मीन कि हम स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट एज एन एंटिटी, फैकल्टी का डाटा स्टोर कर रहे हैं, फैकल्टी एज एन एंटिटी। तो स्टूडेंट को और फैकल्टी को हम किससे जाहिर करेंगे, उसके रेक्टेंगल से। फिर हमने कहा था कि स्टूडेंट्स के हमारे पास कोई ना कोई एट्रीब्यूट होंगे जो हम स्टोर करने जा रहे होंगे,
तो एट्रीब्यूट हमारे पास कौन सा है, स्टूडेंट के नेम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है एट्रीब्यूट है, हम उसको ओवल शेप से जाहिर करेंगे। कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देख लेते हैं। रिलेशनशिप, अगर हमने दो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशनशिप को जाहिर करना है, रिप्रेजेंट करना है, वी यूज डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे हम अगली स्लाइड के ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए लाइन यूज होती है, विच इज कॉल्ड द लिंक लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंक लाइन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है, इन दिस यहाँ पे हमारे पास हम एक स्टूडेंट की और स्टूडेंट की समझ कि डेटाबेस हम बना रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, हमारे पास हमने यानी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की समझ लें कि एक डायग्राम और डेटाबेस बना रहे हैं। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने कहा कि एक स्टूडेंट एंटिटी है, सपोज हमारे एक एंटिटी सेक्शन है कि स्टूडेंट किसी सेक्शन से बिलोंग करता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, सेक्शन है और कोर्सेज हैं कि स्टूडेंट कोई ना कोई कोर्सेज पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये अभी हम छोटी सी एक डेटाबेस की एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हम आगे एक बड़ी एग्जांपल की देके उसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, उसकी या डायग्राम हमारे पास ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक एंटिटी थी, तो हमने इसको किससे जाहिर किया, रेक्टेंगल से। अभी आपने ये नहीं देखना कि ये लाइनें कहाँ से आ रही है, किधर है, क्या नहीं है, अभी सिर्फ एक एक चीज देखते जाओ। मेरे पास तीन एंटिटी थी, सपोज उस सिस्टम की मुझे तीन एंटिटी आइडेंटिफाई हुई कि मैं तीन चीजों के बारे में डाटा स्टोर कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक सिस्टम से रिलेट आप बहुत सारी एंटिटीज देखेंगे और फिर एक एंटिटी से रिलेटेड बहुत सारे एट्रीब्यूट देखेंगे। इट नॉट कंपल्सरी वी स्टोर द डाटा ऑफ ऑल एंटिटीज और द ऑल एट्रीब्यूट ऑफ अ सिंगल एंटिटी। इट्स मीन कि ये जरूरी नहीं है कि हमारी जो एंटिटीज हमें नजर आ रही हैं उसके सारे की सारी एंटिटीज का हम डाटा क्या करें, स्टोर करें एक सिस्टम के अंदर। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिस एंटिटी का हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उसके सारे एट्रीब्यूट के डाटा क्या करें, स्टोर करें। जैसे यहाँ पे अब देखें कि स्टूडेंट का हमारे पास नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका फादर नेम हो सकता है, बट इट्स नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज दैट कि हम स्टूडेंट के जो हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें कौन। तो हम यहाँ पे हमने कहा कि स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट को हमने यहाँ पे लिख दिया जी, रेक्टेंगल बना के स्टूडेंट लिख दिया। अब हमने स्टूडेंट के बारे में किस चीज के इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, सपोज हमने कहा कि उसका आईडी हमें चाहिए, उसका नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, दैट्स इनफ। हमें ये तीन एट्रीब्यूट चाहिए, तो हम तीन एट्रीब्यूट का डाटा स्टोर करेंगे। तो हम सारे के सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं लिख देंगे, हम अपनी डायग्राम में वो चीज यूज करेंगे विच इज रिक्वायर्ड ऑफ आवर सिस्टम। इट्स नॉट आवर कंसर्न कि हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स रिलेट टू द एंटिटी, कि एक एंटिटी से कितने एट्रीब्यूट बन सकते हैं, कितने एट्रीब्यूट उसके हो सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास क्या है, हम कितने क्या करेंगे, एट्रीब्यूट स्टोर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट को हमने किसमें, रेक्टेंगल के अंदर ले दिया। नेक्स्ट हमारे पास जितने भी उसके एट्रीब्यूट थे वी रिप्रेजेंट थ्रू द ओवल शेप से हमने आईडी, नेम। वन न्यू थिंग जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि हमने यहाँ ईमेल बनाई है, एट्रीब्यूट ओवल से हमने उसको जाहिर किया, बट हमें ये डबल लाइन हमने क्यों लगाई, व्हाई वी यूज डबल लाइन। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि मल्टी वैल्यूड हो सकते हैं। मल्टी वैल्यू से क्या मुराद है, जैसे एक स्टूडेंट की एक से ज्यादा ईमेल हो सकती है। अब स्टूडेंट की आईडी तो एक ही होगी ना, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो हमने सिंपल जो है ना ओवल शेप के अंदर लिख दिया। नेम उसका एक हो सकता है, एक से ज्यादा नेम तो नहीं हो सकते उसके, तो हमने ओवल शेप में लिखा। अब उसकी ईमेल आईडी, वन स्टूडेंट मे हैव मोर देन वन ईमेल आईडी। एक स्टूडेंट की हो सकता है कि हमारे पास हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ वो एक ईमेल आईडी देगा, लेकिन एक स्टूडेंट की एक से ज्यादा ईमेल आईडी हो सकती हैं। तो हमने इसको किससे जाहिर कर दिया, डबल ओवल शेप से जाहिर कर दिया। अब आ जाते हैं सेक्शन एंटिटी। अब यहाँ पे भी उसी तरह स्टूडेंट की तरह ही एक एंटिटी है, लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही होगी। फिर बच्चे मैं जो बातें कर रहा हूँ इसको आप लोगों ने ये डायग्राम, ये चीजें अपने सामने रखनी है, इवन के प्रिंट करके रख लेनी है। ये सामने चल रही होगी तो आपने इसको गौर से देखना है कि मैं क्या कह रहा हूँ।
ये आपके कंसेप्चुअली लेके पढ़ना है और आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, इट्स टू मच इजी कि इसको अंडरस्टैंड करना समझना बहुत आसान है, ठीक है। जस्ट नीड योर कंसंट्रेशन। नो, सेक्शन इज एन एंटिटी we represent through the rectangle, but why we use double rectangle? कि ये हमने डबल रेक्टेंगल क्यों यूज की, क्यों लगा दी यहाँ पे? ठीक है मेरे बच्चे, समटाइम कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं, ठीक है, एक हमारी मैं आगे इसके डिटेल में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी एंटिटीज होती हैं। एक कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जिसे हम वीक एंटिटी कहते हैं। व्हाट इज वीक एंटिटी इज अनदर डिबेट, हम इसके ऊपर डिबेट करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता जाऊं कि हम आज के लेक्चर के अंदर कीज के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस कीज, जिसकी बेस के ऊपर हम डेटाबेस में से डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं, डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, या दूसरे टेबल्स के साथ या एंट्रीज के साथ उनका रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। उनकी हम टाइप्स पढ़ेंगे आगे आज की इसी लेक्चर के अंदर। तो हमारी जो एक एंटिटी जिसकी कोई अपनी प्राइमरी की ना बन सकती हो, मीन कि उसमें से कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा ना हो जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो, उसका कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा ना हो जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीक एंटिटी कहते हैं। तो हम फिर उसके लिए क्या करते हैं, कोई और किसी और टेबल की एट्रीब्यूट को यूज करते हैं उसमें से डाटा एक्सेस करने के लिए। ये आगे जाके हम इसको भी डिटेल के अंदर देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सेक्शन इज अ वीक एंटिटी, सो वी यूज डबल लाइन। वीक एंटिटी को ज़ाहिर करने के लिए हम डबल लाइन यूज करते हैं, अभी इतना माइंड में रखना है, ठीक है। देखिए हमारे पास सेक्शन नंबर है, अगर सेक्शन नंबर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अगर मैं आईडी यूज करूंगा तो एग्जैक्ट मुझे उसी स्टूडेंट का क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा, ठीक होगा। अगर जैसे हम आप लोग रोल नंबर यूज करते हो स्टूडेंट का रोल नंबर रिजल्ट एक्सेस करने के लिए, तो आपको वही डाटा मिलेगा। इसी तरह अगर आप क्या करते हो उसका सेक्शन में, अगर उसका सेक्शन नंबर जैसे 2018 से 22 है तो BS IT वाले भी हो सकते हैं, BS इंग्लिश वाले भी हो सकते हैं, तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होता। उसकी टर्म है, ठीक है, टर्म से कहा कि वो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहा है या ईयर बेसिस के ऊपर पढ़ रहा है, तो ये हमारे पास। अब आपको एक और कंसेप्ट भी यहाँ पे देता जाऊंगा हम कैसे, जैसे अब हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं। वो हमने इधर ईमेल को जाहिर किया कि उसके मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं या एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो एक से ज्यादा वैल्यू के ऊपर कंपोज होते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू से मिलकर बने होते हैं। उसको फर्दर हम डिटेल के अंदर क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जैसे यहाँ पे टर्म है, तो टर्म के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारा ये सेमेस्टर सिस्टम भी हो सकता है और ईयर सिस्टम भी हो सकता है, ईयरली बेसिस के ऊपर भी हो सकता है। देन हमने इसलिए यहाँ पे ये टर्म को आगे मजीद उसकी क्या निकाले हैं कि ये टर्म के अंदर सेमेस्टर भी आ सकता है और ईयर भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पे देखे। इसी तरह अब हम कोर्स है, कोर्सेज हमारा एक एट्रीब्यूट कौन सा है, एंटिटी है, तो इस एंटिटी के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी इसी डायग्राम से सारे कंसेप्ट आप लोग ले लेंगे तो आप लोग अगले आगे जो है ना हमारे पास आपको समझ आ जाएगी कि जो हमारे पास है कैसे कैसे हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखते जाए कि हमारे कोर्स एक एट्रीब्यूट है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोर्स के अंदर कोर्स हमारा एक एंटिटी है, तो उसके कौन कौन से जो है ना हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि हमारे पास नंबर है, कोर्स नंबर होगा, उसका कोर्स टाइटल हो सकता है, उसके क्रेडिट आवर्स हो सकते हैं, वो 3+1 का या 4 का है, ठीक है, तो इसका टाइटल हो सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों को नंबर के नीचे लाइन नजर आ गई, जो जो नई चीजें आती जाएंगी ना हम आगे देखते जाएंगे। यहाँ नंबर के नीचे आप लोगों को लाइन डॉटेड लाइन नजर आ रही है, क्योंकि ये वीक एंटिटी है, ये हमारे पास ये उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती, ठीक है, इसलिए हमने, लेकिन उसको प्राइमरी की के तौर पर अगर यूज कर रहे हैं या कुछ इस तरह यूज कर रहे हैं तो हम उसको क्या दे रहे हैं, डॉटेड लाइन यूज कर, डॉट नीचे यूज कर रहे हैं। जब हम किसी को प्राइमरी की बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोर्स है, कोर्स के नीचे हमने नंबर को क्या लिख दिया, पूरी डॉट स्ट्रॉन्ग लाइन क्या कर दी है, लगा दी है। तो ये हमारे पास जाहिर कर रहा है कि इस कोर्स के अंदर इस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बना रहे हैं।
प्राइमरी कीज क्या है मेरे बच्चे, वो हमने आगे जाके देखना है। मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे हमने देखना है, क्या देखना है। ठीक हो गया। तो यहाँ से भी हमने नेक्स्ट एंट्री, we discuss about the entity, what is entity. In short, remember that everything, every object that exists, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश दूसरे से हम उसे क्या कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट और टीचर, दीज आर एंटिटीज। व्हेन वी डिस्कस अबाउट आवर सिस्टम, कि हम सिस्टम के लिहाज से जब देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम अपने सिस्टम के अंदर कौन सी एंट्रीज यूज कर रहे हैं। जिस चीज़ के मैं आप लोगों को शार्ट बता रहा हूँ कि जिस चीज़ के बारे में हम अपने सिस्टम में डाटा स्टोर कर रहे हैं वो हमारे सिस्टम की एंटिटीज कहलाएंगी। ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट एंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, कैन बी अ पर्सन, कोई पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है, इवेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट इन द रियल वर्ल्ड कोई भी हो सकता है। जिस चीज़ के बारे में भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो हमारी एंटिटी कहलाएगी। कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्शन, कि हमारा वो फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या एब्स्ट्रैक्शन भी हो सकती है, हमारी एब्स्ट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कि जैसे हमारे पास हम फिजिकल ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट है हमारा, फिजिकली क्या है, मौजूद है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन मीडिया हम किसी चीज़ के बारे में हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स की अगर हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के रिजल्ट के डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारी क्या है, एंटिटी है। रिजल्ट का टेबल अगर हम बना रहे हैं तो एंटिटी इंस्टेंस कोई भी ऐसी चीज अब एंटिटी इंस्टेंस क्या है, एंटिटी इंस्टेंस इज अ पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस, कोई भी एक खास पर्सन या एक प्लेस। देखें मेरे बच्चे, स्टूडेंट इज एन एंटिटी, स्टूडेंट इज एन एंटिटी if we want to store the data of the student in our system, तो उस सिस्टम के लिहाज से स्टूडेंट हमारी क्या कहलाएगी, एक एंटिटी कहलाएगी। अब एंटिटी इंस्टेंस क्या है, व्हाट इज एंटिटी इंस्टेंस? जब मैं स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर रहा हूँ, एक ऐसा जेनेरिक टर्म। जब हम उसमें से एक पार्टिकुलर स्टूडेंट उठा लेंगे, सपोज मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट के अंदर, इस क्लास के अंदर, ठीक है, जो आपकी क्लास पढ़ रही है, इसके अंदर हसन एक स्टूडेंट है। मैं अब उन सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें से जब एक स्टूडेंट हसन को उठाऊंगा, यानी पार्टिकुलर स्टूडेंट्स उठाऊंगा, इट्स कॉल्ड एंटिटी इंस्टेंस। किसी और को उठाता हूँ वो भी उसकी एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस मीन हिस्सा, जो उस पूरे समझ लें कि एक जो हमारे पास टेबल होगा या स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उसमें से जब हम एक स्टूडेंट को लेंगे तो इट्स कॉल्ड एंटिटी इंस्टेंस। टीचर का टेबल है, उसमें से एक टीचर की बात करेंगे तो वो उस एंटिटी की एक इंस्टेंस कहलाएगी। इसी तरह एंटिटी टाइप इज अ कैटेगरी ऑफ एंटिटीज, कि एंटिटी की क्या होगी, कोई ना कोई कैटेगरी होगी। ठीक है, एंटिटी टाइप इज अ कैटेगरी ऑफ एंटिटीज, कि किस टाइप की वो कैटेगरी स्टूडेंट्स होंगे मिलके। जैसे हमारे पास स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई कैटेगरी होगी, आगे हम जाके उसकी देखेंगे उसकी एंटिटी की टाइप क्या है। इसी तरह एंटिटी सेट, एंटिटी सेट हम कलेक्टिवली सारे स्टूडेंट को जब हम एक जगह पे ले रहे हैं वो एंटिटी सेट है। एंटिटी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप की एंटिटीज को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे क्या बनता है, एंटिटी सेट बनता है। जैसे हम अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टूडेंट है, स्टूडेंट मेरी एंटिटी है। अब वो स्टूडेंट के काफी सारे स्टूडेंट के सारे एक ही टाइप के हैं ना, ठीक है, तो उनको हम जब एक जगह पे कलेक्ट करें तो हमारी क्या कहलाएगा, एंटिटी सेट कहलाएगा। एंटिटी सेट मस्ट बी वेल डिफाइंड, तो एंटिटी सेट हमारा अच्छी तरह डिफाइन होता है। जब हम उसको बनाएंगे तो उसको डिफाइन करेंगे किस तरह का हमारा एंटिटी होगी या उसमें किस टाइप की एंटिटी आ सकती है। एंटिटी टाइप एंड सेट डेफिनेशन, ठीक है, फॉर्म इंटेंशन ऑफ द एंटिटी, परमानेंट डेफिनेशन फॉर्म की हमारी उसकी क्या है, हमें जब एंटिटी टाइप है सर उसकी डेफिनेशन कर रहे होते हैं, उसकी टाइप बता रहे होते हैं, तो वो हमें ये बताता है, उसकी इंटेंशन बताता है कि हम किस टाइप का डाटा इसमें परमानेंट क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, उसकी डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, जैसे हम ये बनाएंगे टेबल, जैसे अभी हम ये एट्रीब्यूट ये बना रहे थे कि पीछे डायग्राम के ऊपर डिस्कस किया कि स्टूडेंट एक एंटिटी है या कोर्स एक एंटिटी है, तो उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, फिर उन एट्रीब्यूट की डाटा टाइप बताएंगे, उन एट्रीब्यूट का आपस में लिंक बताएंगे, वो हमारे क्या कहलाएगा, एक, ठीक है, उसकी इंटेंशन है जब हम उसकी डेफिनेशन कर रहे हैं।
एंटिटी इंस्टेंसेस एंड एक्चुअल सेट फॉर्म एक्सटेंशन ऑफ द एंटिटी, यानी जो हम एंटिटी इंस्टेंसेस उसके अंदर जिनका एक्चुअल में डाटा स्टोर कर रहे हैं या एक्चुअल सेट उसका डाटा इनकी सारे स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रहे हैं, वो उसकी क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द एंटिटी और इंस्टेंसेस दैट फुलफिल द डेफिनेशन एट द मोमेंट, कि वो हमारी जब भी मेरे बच्चे डाटा देखें, सपोज मैंने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया, उस टेबल का अब हम उसमें डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। अब जब डाटा इंसर्ट करेंगे तो उसमें टेबल में वही डाटा इंसर्ट होगा दैट फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ दैट टेबल, उस टेबल की जो हमने डेफिनेशन की होगी, हमने जो उसके ऊपर रूल्स लगाए होंगे, जो भी उस स्टूडेंट को जब हम डाटा एंटर करेंगे अगर वो फुलफिल कर रहा होगा तो उसके अंदर इंटर हो सकेगा, अदरवाइज इंटर नहीं हो सकेगा। तो बच्चे इसे क्या कहते हैं हम, एक्सटेंशन, सेट फॉर्म एक्सटेंशन ऑफ द एंटिटी और इंस्टेंसेस, यानी वो सारी जितनी भी इंस्टेंसेस हैं दैट फुलफिल द डेफिनेशन एट द मोमेंट, क्योंकि वो उस मोमेंट के ऊपर उसकी जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रही होगी तो उसके अंदर आ सकेंगे, अदरवाइज नहीं आ सकती। इन ईआर डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द एंटिटी, हमने पीछे कहा कि ईआर डायग्राम यानी रेक्टेंगल के रूल्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास हम उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे होंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आर क्वालिटीज ऑफ एंटिटी टाइप, तो उस एंटिटी टाइप की क्वालिटीज को जाहिर कर रहे होंगे, डिफाइनिंग द प्रॉपर्टीज आर क्वालिटीज ऑफ एंटिटी टाइप रिप्रेजेंटेड बाय ओवल ऑन ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम में ओवल से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डोमेन सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे देखेंगे एट्रीब्यूट तो मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, इसलिए मैं उसको मजीद डिटेल के अंदर डिफाइन करके टाइम भी वेस्ट करना चाह रहा हूँ आप लोगों का, कि एक हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो एक एंटिटी की क्वालिटीज होती हैं, जैसे उसका नेम है, उसका रोल नंबर है, जिस चीज़ जो जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करना चाह रहे हैं उसके बारे में, वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। डोमेन सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट के लिए जब हम उसकी डोमेन सेट करते हैं, डोमेन का मतलब यह है कि उसमें जो जो वैल्यूज आ सकती हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एंट्री क्या करता हूँ कि एक वैल्यू सेट कर देता हूँ, रेंज सेट कर देता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं, मार्क्स के अंदर मैं कहता हूँ 100 तक इसकी वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, या एक सब्जेक्ट के मार्क्स मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, ये एट्रीब्यूट डिफाइन किया मैंने, रिजल्ट का टेबल है उसमें मैंने मार्क्स का एट्रीब्यूट डिफाइन किया। अब मैं उसको उसकी डोमेन बताता हूँ, डोमेन बता देता हूँ कि इसके अंदर मैक्सिमम, क्योंकि 100 मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट के, तो इसमें से 100 तक वैल्यू आ सकती है, इससे या फिर जीरो से स्टार्ट, जीरो से लेकर 100 तक आ सकती है, तो उसकी डोमेन क्या कहलाएगी, 0 to 100 उसकी डोमेन होगी। एट्रीब्यूट मैप द एंटिटी सेट टू डोमेन। ठीक है, इसी तरह जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो डोमेन के मुताबिक ही मैप होंगे। मे हैव नल वैल्यूज फॉर सम एंटिटीज। ठीक है, कुछ एंटिटीज की हमारे पास क्या होंगी, इंस्टांसेस नल वैल्यूज होंगी। नो मैपिंग टू डोमेन फॉर दूस इंस्टांसेस, उनको हम किसी दूसरे के साथ मैप नहीं कर रहे होते। नल वैल्यूज मीन अनअवेलेबल ऑफ वैल्यूज, यानी जो अगर हम किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू खाली छोड़ सकते हैं, मीन कि हमने वैल्यू इंटर ही नहीं करी। ठीक है, अगर हम 0 इंटर करते हैं तो वो हमारी अवेलेबल वैल्यू अवेलेबल है, नल वैल्यू नहीं है। नल वैल्यू मीन अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वैल्यू, की वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, हमने इंटर ही नहीं की, तो हम जब क्या करेंगे, किसी एट्रीब्यूट की जब नल वैल्यू रखेंगे तो उस नल यानी अलाउ करेंगे कि इसकी वैल्यू नल हो सकती है, तब हम उस एट्रीब्यूट को किसी दूसरे के साथ मैपिंग भी नहीं करेंगे, यानी हम उसको प्राइमरी की या प्राइमरी की के तौर पर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब नल वैल्यूज अलाउ कर रहे हैं तो हो सकता है एक से ज़्यादा खाली वैल्यूज हमारे आ रही हो, तो नल वैल्यूज हम सर्च के लिए भी यूज़ उस एट्रीब्यूट को सर्चिंग के लिए भी मेरे बच्चे यूज़ नहीं किया जाता। एट्रीब्यूट में भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे, तो मैं आपको पीछे एग्जांपल दे चुका हूँ ईमेल की, यूज डबल ओवल ऑन द ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम जब बना रहे होंगे तो डबल ओवल यूज करेंगे। ठीक है, मे बी कंपोजिट, यूज ओवल फॉर कंपोजिट का मतलब है कि जैसे हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस इज ए कंपोज ऑफ स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट, ठीक है, उसका स्ट्रीट नंबर होगा, हाउस नंबर होगा, तो ये हमारे पास क्या है, मजीद उसके अंदर एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो एक एट्रीब्यूट जो कि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल हो, कंपोज ऑफ मैनी एट्रीब्यूट, मैनी अदर एट्रीब्यूट, इसका अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो हम उसके लिए वो ओवल शेप के अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, विद ओवल फॉर द कंपोनेंट्स कनेक्टेड
टू इट्स बाय लाइन, तो लाइन के साथ उसको कंपोज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को टर्म की एग्जांपल यहाँ पे दी थी, सेक्शन के साथ टर्म, और टर्म इज कंपोज ऑफ सेमेस्टर और ईयर। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट था। मे बी ड्राइव यूज डैश ओवर मीन के ड्राइव से मुराद यह है कि जैसे हमारे पास सपोज मैंने डेट ऑफ बर्थ स्टोर की हुई है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ मेरा एक एट्रीब्यूट है। अब डेट ऑफ बर्थ से वी कैन ड्राइव एज, हम एज निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं पे कोई ड्राइव एट्रीब्यूट या किसी और एट्रीब्यूट से कोई वैल्यू फाइंड करके स्टोर करा रहे हैं तो हमारा क्या कहलाता है, ड्राइव एट्रीब्यूट कहलाएंगे। और उस ड्राइव एट्रीब्यूट को हम डॉटेड ओवल शेप से क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया, फिर मुझे समझ आ गई होगी कि हम कैसे, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम डेट ऑफ बर्थ को अपनी डेटाबेस में एक्चुअल में स्टोर नहीं कर रहे, ठीक है, बट हम उसमें से क्या कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ को एक्चुअल में स्टोर कर रहे हैं, और लेकिन हम उसकी एज को स्टोर नहीं कर रहे। एज को जो है ना, एज का हमने क्या किया हुआ है, वैल्यू एंटर नहीं करते, स्टोर करने के बाद हम उसकी वैल्यू एंटर यूजर से नहीं ले रहे। हम जो एट्रीब्यूट पहले से हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ का एट्रीब्यूट मौजूद है, उसके ऊपर हम क्या लगा के, रूल्स लगा के, या उसके ऊपर हम फार्मूला लगा के वहां से कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू क्या करा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं एज वाले एट्रीब्यूट के अंदर। इस कॉल्ड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को हम डैश ओवल से यूज करते हैं। चीज हमारे पास क्या होती हैं, हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, इसका क्या पर्पज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे होंगे तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये कीज़ फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, कीज़ का हमें पता हो। कीज़ क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज कीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कीज़ के बारे में हमें डिटेल के अंदर पता हो। Keys are used to establish and identify the relationship between table and also uniquely identify any record or row of the data inside a table. What's that mean? It means when we search the data from the table, we use keys. When we update the data in a table or database, we use keys. When you describe the relation between two tables or create the relation between two tables, we use key. तो हम इन कीज को मेरे बच्चे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कीज क्या होती है, मैं अभी आप लोगों को अपने आसान अल्फाज में दो लाइन में बता देता हूँ, तब हम उनकी ये डेफिनेशन भी पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ें करते रहेंगे। फिर बच्चे हमने अभी एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया कि हमारे एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं। हम उन्हीं एट्रीब्यूट में से किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि मैं अगर उसकी वैल्यू दूं तो सिर्फ एक रिजल्ट आए, एक से ज़्यादा रिजल्ट ना आए। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक टेबल है स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉयज़ का या फैकल्टी का टेबल है। अब उसमें मैंने एक एट्रीब्यूट स्टोर किया हुआ है जी। एट्रीब्यूट मेरे कौन कौन से हैं, मैं कहता हूँ कि उसके अंदर मेरे पास नेम का एट्रीब्यूट भी है, नेम भी स्टोर किया हुआ है, उसका CNIC नंबर भी स्टोर किया हुआ है, उसका एड्रेस भी स्टोर किया हुआ है, उसका मैंने डेजिग्नेशन भी स्टोर किया हुआ है। ठीक हो गया, ये हम कैरेटी की बात कर रहे हैं। अब देखें मैंने उसमें से एट्रीब्यूट ढूंढना है कि मैं किसको की बनाऊं, किसको एज अ की के तौर पर यूज करूं, जिसकी बेस पर मैं उसमें से डाटा को सर्च कर सकूं, जिसकी बेस के ऊपर मैं उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं। देखिए मैं नेम को यूज करूंगा तो दो बंदों का नेम सेम हो सकता है। जब मैं उसमें नेम दूंगा, नेम की बेस पर सर्च करूंगा तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड आ जाएंगे, एक से ज्यादा रिजल्ट आ जाएंगे, तो मेरी वो की हम उसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तब हम आ जाते हैं जी उसके मैं एड्रेस को यूज करता हूँ, दो बंदों का सेम एड्रेस भी हो सकता है, तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड आ सकते हैं। मेरी बात मेरे बच्चे समझ आ रही है ना,
कि रिकॉर्ड कैसे एक से ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, दो बंदों को जब सेम एड्रेस होगा, मैं कहता हूँ सपोज, ठीक है, जो बीजीयू साहब के अंदर लोधरा से है, मैं एड्रेस देता हूँ बीजीयू साहब के अंदर, अब कितने स्टूडेंट का सेम एड्रेस आ जाएगा, बीजीयू साहब के अंदर लोधरा वाले निकालेंगे, एक से ज़्यादा रिजल्ट आ गए जी। अब आ जाते हैं जी उसका हमने डेजिनेशन, डेजिनेशन के अगर मैं कहता हूँ डेजिनेशन की बेस पे सर्च कर लूँ, मैं कहता हूँ लेक्चरर, तो आप बीजीयू साहब कैंपस में देख लें कितने लेक्चरर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो एक से ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम उसको भी यूज़ की के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। चलो जी, मैंने कहा कि हम सी एन आई सी भी स्टोर कर रहे हैं, तो सी एन आई सी की बेस पर अब मैं सी एन आई सी अगर देता हूँ किसी का, तो मेरे बच्चे कितने रिजल्ट आएंगे। अब हमें पता है कि एक बंदे का यूनिक सी एन आई सी नंबर होता है, जब एक सी एन आई सी नंबर देंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा, एक बंदा ही आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एट्रीब्यूट जो कि हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा, कैसा एट्रीब्यूट जो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। यूनिकली आइडेंटिफाई मीन व्हेन वी सर्च अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ दैट की और दैट एट्रीब्यूट ओनली वन रिजल्ट इज फाइंड, कि हमारे पास सिर्फ कितने रिजल्ट आ गए, एक रिजल्ट हमारे पास सामने आएगा, ओनली वन रिजल्ट इज फाउंड। ठीक है, हमारे पास एक रिजल्ट फाउंड होगा, एक रिजल्ट हमें मिलेगा, शो होगा, तो हम उसको कहेंगे हम इस एट्रीब्यूट को की बना सकते हैं। समटाइम मेरे बच्चे ऐसा भी होता है कि हमारे टेबल के अंदर जो हम एट्रीब्यूट स्टोर कर रहे होते हैं, कोई भी एक एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होता जिसको हम क्या कर रहे होंगे। अभी ये कंसेप्ट समझते जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी सारी चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होता हमारे टेबल के अंदर जिसका हम डाटा स्टोर कर रहे हो जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो, यानी एक रिजल्ट दे रहा हो। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा रिजल्ट, जब सारे एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, तब हम किसी दो एट्रीब्यूट्स को मिला के भी क्या कर सकते हैं, की बना सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के भी क्या बना सकते हैं, हम प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे, आप लोग अभी आप जिनका रिजल्ट आया होगा या कोई भी है, ठीक है, अब यहाँ अपना रिजल्ट आप लोग देखते हो, जब हम सर्च करते हैं ऑनलाइन सिस्टम में, जब आप लोगों ने अपना एफएससी का रिजल्ट सर्च किया होगा, तो आप लोगों ने अपना एक रोल नंबर दिया होगा, तो एक रिजल्ट आया होगा, एक से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आए होंगे, ऐसे है ना। तो हमने उसको रोल नंबर को क्या बनाया हुआ है, की बनाया हुआ है, जिसकी बेस पर हम सर्च कर रहे हैं। अब उसको आप लोगों को क्या आई होगी, समझ आ गई होगी कि की क्या होती है। तो हमारी जो की होती है, ठीक है, आगे बाकी इसी की हमारे आगे टाइप्स होंगी, आसान है सारी, कि हमारे पास की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो आप लोगों ने जो पहले ही समझना है कि हमारे पास की क्या है। ठीक है, आप लोगों ने कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है कि कोई एट्रीब्यूट है जिसको हम उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या सर्चिंग के लिए जो यूज़ कर रहे हैं उस एट्रीब्यूट को, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, की कहलाएगी। तो हम हर टेबल की, जितने भी टेबल बनाएंगे उसकी एक की प्राइमरी की जरूर बनाएंगे। ठीक है, वो प्राइमरी की क्या होगी, ये उसकी टाइप में मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो कीज क्या समझ आ गई ना। तो अब आप लोग इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास कीज सुपर की an attribute or set of attribute that uniquely identifies an entity, कि एक ऐसा हमारे पास सुपर की, यानी एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो। यूनिकली आइडेंटिफाई को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में कि सिर्फ एक रिजल्ट आ रहा हो। एक रिजल्ट से मुराद मेरे बच्चे ये नहीं समझ लेना कि जैसे हम स्टूडेंट का सर्च कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक नाम आ रहा हो। जितने भी एट्रीब्यूट हमने स्टोर किए हुए हैं ना, उसका नाम, नेम है, उसका फादर नेम है, उसका एड्रेस है, ये तीन एट्रीब्यूट सपोज हमने स्टोर किए हुए हैं। जब हम सर्च करें तो एक ही स्टूडेंट के ये तीनों एट्रीब्यूट शो होंगे, लेकिन एक ही स्टूडेंट के होंगे। ठीक है, ये एक इंस्टेंस आएगी, समझने के पीछे हम पढ़ चुके हैं इंस्टेंस, एंटिटी इंस्टेंस। तो हमारे पास एक इंस्टेंस का रिजल्ट आएगा, एक से ज़्यादा का रिजल्ट नहीं आएगा। तो कोई भी हमारे पास की एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी, ठीक है, जो एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर, यानी एक रिजल्ट आ रहा हो, हमारी सुपर की कहलाती है, कंपोजिट की। अब आगे सारी इसी की टाइप होंगी मेरे बच्चे, कि अगर हमारी ये जो की है, जो हमने प्राइमरी की है, सुपर की, जिसको हम नाम दे रहे हैं कि हमारी बनी हुई है, वो अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है, कंपोजिट की कहलाएगी। यानी अगर हमने की बनाई है सुपर की सिर्फ एक एट्रीब्यूट के ऊपर मुश्तमिल है, जैसे हमने कहा CNIC नंबर हमने की बना दिया बस प्राइमरी की,
तो हमारी कंपोजिट नहीं होगी। अगर मैं दो एट्रीब्यूट को मिला के की बना रहा हूँ, यानी उसका नेम और CNIC नंबर को मिला के क्या करा रहा हूँ, की बना रहा हूँ, तो हमारी क्या कहलाएगी, कंपोजिट की कहलाएगी। देन हमारे पास वो टू द कैंडिडेट की। व्हाट इज कैंडिडेट की? सुपर की said that no proper subset of its attribute is also a super key. Minimal super key has no universally attributes. जो बच्चे यहाँ से आपको नहीं समझ आनी, तो मुझे जरा गौर से सुने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक टेबल है, हमने टेबल क्या किया हुआ है, अभी स्टूडेंट के टेबल की हम एग्जांपल लेते जा रहे हैं, तो हम स्टूडेंट के टेबल को बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि एक स्टूडेंट के टेबल के अंदर मैंने एट्रीब्यूट बनाए हुए हैं। मैंने कहा कि जी मेरे पास स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एक एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का मैं कहता हूँ कि जी उसका फादर नेम एक एट्रीब्यूट है, उसका एड्रेस है एक एट्रीब्यूट है, उसका फ़ोन नंबर क्या है एक एट्रीब्यूट है। आप देखें कि इसमें कितनी एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि मेरे की बन सकते हैं। मैंने ये देखना है कि इसमें से कितने एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनको मैं क्या बना सकता हूँ, की बना सकता हूँ। देखिए मैं रोल नंबर को यूज एज ए की यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि रोल नंबर मेरा यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ठीक हो गया जी। मैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर को भी क्या बना सकता हूँ, की बना सकता हूँ, क्योंकि वो भी उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। फिर बच्चे अब रोल नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है, यानी सुपर की बन सकता है। इसी तरह हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी सुपर की बन सकता है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं इसको उसका फ़ोन नंबर और नेम और फ़ोन नंबर को मिला के क्या बनाना चाहता हूँ, वो भी दो एट्रीब्यूट मिलकर वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर देंगे। 4 से ज़्यादा इस तरह के यूनिकली आइडेंटिफाई कर मिलकर वो भी हमारी सुपर की बन सकती है। तो इट्स मीन कि उस टेबल के अंदर कितने कैंडिडेट हैं की बनने के। जैसे यहाँ हमारे इलेक्शन होता है तो सारे कैंडिडेट होते हैं उसके, ठीक है, कैंडिडेट मिलके वो सारे जीतने के कैंडिडेट होते हैं। अब एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं ना हमारे पास। इसी तरह एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो कैंडिडेट हों, यानी की बन सकते हों, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कैंडिडेट की हमने उसको बनाया नहीं है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी वो एट्रीब्यूट की बन सकते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की कहलाएंगे। अभी हमने उनमें से फिर कैंडिडेट में से एक सिलेक्ट, जैसे इलेक्शन कंडक्टर है तो उनमें से भी एक चीज जाता है, ठीक है। तो इनमें से भी हमारे जितने भी एट्रीब्यूट बन सकते हैं उनमें से जो हमारे लिए ज़्यादा विजिबल होगा उनमें से हम उसे क्या बना देंगे, एक को सुपर की बना देंगे या प्राइमरी की बना देंगे, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या है, उसी तरह कैंडिडेट की को जिसमें से जो हमने सेलेक्ट कर ली, कैंडिडेट की एक्चुअली यूज फॉर आइडेंटिफाइंग एंटिटीज, यानी उनमें से कैंडिडेट की में से जो हमने की सिलेक्ट कर ली अपने डाटा को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए या रिकॉर्ड की सर्चिंग के लिए या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, प्राइमरी की कहलाएगी। द कैंडिडेट की एक्चुअली यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द एंटिटीज एंड एक्सेसिंग द रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए या एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो हम कैंडिडेट की में से जो एट्रीब्यूट एक यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी की। अल्टरनेट की मेरे बच्चे, अभी हमने कहा कि 3 कैंडिडेट हमने निकाले थे अभी, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि जी रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर को भी तो बना सकता था, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को भी तो बना सकता था, नेम और फोन नंबर को मिला के भी की हमने कहा था कि वो कैंडिडेट की हो सकती है, तो उसको भी तो बना सकता था। इट्स मीन कि वो बाकी जो कैंडिडेट की हैं एक हमने सिलेक्ट कर ली तो वो हमारी प्राइमरी की बन गई। उस प्राइमरी की के अलावा बाकी जो कैंडिडेट की बच गई हैं वो मेरा अल्टरनेटिव हो सकती थी उसका, जो हमने प्राइमरी की बनाई है। तो सारी बाकी जो कैंडिडेट की बच गई अदर देन कैंडिडेट की, अदर देन प्राइमरी की के अलावा बाकी जो कैंडिडेट की हैं वो मेरी क्या करेंगी, अल्टरनेट कहलाएंगी, क्योंकि वो उसका अल्टरनेटिव हो सकती हैं, सॉरी। कैंडिडेट की नॉट यूज फॉर द प्राइमरी की, जिसको हमने प्राइमरी की के तौर पर यूज नहीं किया। सेकेंडरी की एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूज फॉर द एक्सेसिंग रिकॉर्ड बट नॉट नेसेसरी यूनिक, कि हम एट्रीब्यूट को या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को यूज करें लेकिन एक रिजल्ट नहीं आ रहा, एक से ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं, ये जरूरी ना हो कि एक रिजल्ट है, वो हमारी सेकेंडरी की कहलाती है। क्योंकि अगर किसी टेबल के अंदर हमारी कोई यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही तो हमारी सेकेंडरी की हो सकती है, हम उसको सेकेंडरी की बना सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसकी बेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं। फॉरेन की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
कि हमने जब भी दो टेबल्स का या दो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप बनाना है तो हमने फॉरेन की का कंसेप्ट माइंड में रखना है। इसी फॉरेन की बेस के ऊपर दो टेबल्स का या दो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप बनता है। फॉरेन की क्या है? जब एक टेबल का एट्रीब्यूट दूसरे टेबल के अंदर एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज कर रहे होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन की कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखो, एक स्टूडेंट का टेबल है, उसमें मैंने स्टूडेंट का डाटा स्टोर किया हुआ है, उसका नेम, एड्रेस, फोन नंबर। दूसरा टेबल है रिजल्ट का, उसमें मैंने स्टूडेंट का क्या किया हुआ है? रिजल्ट स्टोर किया हुआ है। अब ये कैसे पॉसिबल होता है कि मैं कहूं कि मैं एक स्टूडेंट का सपोज रोल नंबर यूज करूं, उस स्टूडेंट का मुझे नेम भी दिखाए, एड्रेस भी दिखाए और उस स्टूडेंट का रिजल्ट भी दिखाए। अब देखिए, रिजल्ट तो एक और टेबल में स्टोर है, मेरा क्या चीज है? जो स्टूडेंट के ये नेम, फादर नेम, जो इंफॉर्मेशन है वो और टेबल में स्टोर है। तो जब तक मैं इनका आपस में रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा, ठीक है, कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी दोनों टेबल में उसमें भी हो उसमें भी हो, दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा, तो इट्स मीन कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप नहीं बनेगा। और जब रिलेशनशिप नहीं बनेगा तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस चीज को कैसे इंश्योर करा सकते हैं कि हमारे जिस स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर दिया है, इंफॉर्मेशन आ रही है, तो रिजल्ट भी उसी का हो। तो हम क्या करते हैं इस मकसद के लिए मेरे बच्चे? अभी यहाँ से ये पढ़नी लाइनें नहीं पढ़नी, मेरे कंसेप्ट सुनने हैं। मैंने स्टूडेंट वाले टेबल में ही रोल नंबर को क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। अब मैंने वहां पे रिजल्ट का टेबल किया स्टोर, रिजल्ट स्टोर करा रहा हूँ, तो वहां पे भी मैंने वही रोल नंबर क्या कर लिया? यूज कर लिया। तो अब यहाँ पे मेरा रोल नंबर ऐसा प्राइमरी की है, वहां पे जो मेरे पास दूसरा टेबल मैं बना रहा हूँ, ठीक है, रिजल्ट का, उसमें मैं एज रोल नंबर को फॉरेन की के तौर पर यूज कर रहा हूँ। अब मैं जब दूंगा रोल नंबर 10 का, मुझे क्या दिखाए? नेम भी दिखाए और रिजल्ट भी दिखाए। तो स्टूडेंट वाले टेबल में से उसी रोल नंबर 10 का ही नेम और एड्रेस उठाएगा और रिजल्ट वाले टेबल में भी जाके शायद उसी रोल नंबर को मैच करेगा कि यहाँ रोल नंबर अगर 10 का देख रहा है तो वहां भी रोल नंबर 10 का ही उठाए। ठीक है, तो हमारे पास वहां रोल नंबर 10 का ही रिजल्ट उठाएगा। तो हमें इस तरह का इंश्योर करेंगे कि उसी स्टूडेंट जिसकी इंफॉर्मेशन आ रही है तो रिजल्ट भी उसी का आ रहा है। और रिलेशनशिप किसकी बेस पर बनते हैं? फॉरेन की बेस पर, ताकि हम एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है, ठीक है, जिसकी बेस पर हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये बात याद रखिएगा, जब हम किसी को प्राइमरी की बना देते हैं तो वो उसका डाटा जो है ना डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी उसमें एक ही वैल्यू हम हमेशा इंटर कर सकते हैं। वो आगे कंस्ट्रेंट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो हम जब एक टेबल का कोई भी एट्रीब्यूट दूसरे टेबल में एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज कर रहे होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? यानी उनका आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज कर रहे होंगे तो वो हमारी फॉरेन की कहलाती है। नो स्टडी, यहाँ से हम राइट कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि आपके फॉरेन की क्या है। टर्म यूज इन द रिलेशनल मॉडल बट नॉट इन ईआर मॉडल, ठीक है, फॉर एन एट्रीब्यूट दैट इज प्राइमरी की ऑफ अ टेबल। एक टेबल की जब प्राइमरी की होगी एंड इज यूजेज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए यूज हो रही है, यूजुअली विद अनदर टेबल, दूसरे टेबल के साथ, वेयर इट अपीयर्स एज एन एट्रीब्यूट, वहां पे भी एक एट्रीब्यूट के तौर पर होगी। यानी वहां पे हम यहाँ पे अगर स्टूडेंट वाले टेबल में रोल नंबर लिख रहे हैं तो रिजल्ट वाले में भी लिखेंगे, तो वहां भी एक एट्रीब्यूट के तौर पर होगी, ठीक है, एज एन एट्रीब्यूट। वो हमारा क्या कहलाएगी? फॉरेन की कहलाएगी। होप्स ऑफ फॉरेन की, ये कीज का कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इनको बहुत अच्छी तरीके से मेरे बच्चे याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रिलेशनशिप क्या होते हैं? कनेक्शन और इंटरेक्शन बिटवीन एंटिटीज इंस्टेंसेस, जो एंटिटी और इंस्टेंसेस के दरमियान आपस में ताल्लुक होता है, ठीक है, इंटरेक्शन होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? रिलेशनशिप कहलाता है। रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड और ईआर डायग्राम, डायमंड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप टाइप, कैटेगरी ऑफ द रिलेशनशिप, के एक टेबल की रिलेशनशिप की टाइप कैसे होती है, जैसे अगली डायग्राम के ऊपर आपको समझाता हूँ कि उसकी टाइप क्या होगी अगली स्लाइड के ऊपर। रिलेशनशिप सेट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द सेम टाइप, अगर सेम टाइप के रिलेशनशिप हैं तो हमें उसे क्या कहते हैं? हमारे पास रिलेशनशिप सेट भी कहते हैं। रिलेशनशिप इंस्टेंसेस, रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट एट अ गिवन मोमेंट, ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर जो रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा हमारा क्या कहलाता है? रिलेशनशिप इंस्टेंस। टाइप फॉर्म इंटेंशन सेट विद द इंस्टेंसेस फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैन हैव डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप के क्या हो सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट भी हो सकता है। जैसे हमारे पास इसी तरह डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की याद रखना है कि हमारे रिलेशनशिप की डिग्री होती है बाइनरी, लिंक्स टू एंटिटी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर,
दो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप होगा उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप। तीन का होगा थ्री एंटिटी सेट ऑर्डर ट्रिपल, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्नरी रिलेशन। ठीक है, उसकी डिग्री क्या होगी, तीन। इसी तरह अगर इससे भी ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, एंटिटीज आपस में लिंक्ड होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एनरी लिंक्स एंड एन एंटिटीज, यानी एच को उसको एन का मतलब है कोई नहीं पता कितने हैं, सेट्स ऑर्डर एंड टपल्स। नोट टर्नरी रिलेशनशिप में समटाइम बी रिप्लेस बाय टू बाइनरी रिलेशनशिप। मैं अभी आप लोगों को आगे समझा देता हूँ कि ये हमारे पास कैसे है। जैसे यहाँ पे देखें, हमारी एक एंटिटी है क्लास, एक एंटिटी है टेक्स्ट बुक, एक एंटिटी है फैकल्टी। अब फैकल्टी, क्लास, टेक्स्ट बुक, ये तीन है हमारे पास, तीन का आपस में ये टर्नरी रिलेशनशिप है। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या है, इन तीन का आपस में रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर हमारे पास एग्जांपल ऑफ टू बाइनरी रिलेशनशिप रिप्लेसिंग द टर्नरी रिलेशनशिप, कि हमारे पास यहाँ पे देखें क्लास का, टीचर्स का और फैकल्टी का, ये हमारे पास रिलेशनशिप था। ठीक है, और तब हम यहाँ पे क्लास यूजेस टेक्स्ट बुक के साथ उसका रिलेशनशिप था, इनके ये हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप था दो का, तो हम उसको किस में तब्दील कर रहे हैं, टर्नरी के अंदर तब्दील कर रहे हैं। कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप, अभी रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ, ये सारी पिछली डायग्राम स्लाइड के ऊपर जो कंसेप्ट थे आगे मैं सारी डिटेल के अंदर मैं बताता हूँ। हमारे लेक्चर इसलिए लेंथी होता जा रहा है, मेरे बच्चे परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होते जाएं। आप कहीं से भी कोई लेक्चर सुनेंगे तो आप लोग को इतने कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ इतने कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, तो आप लोग परेशान होंगे कि समझ नहीं आएगी कि क्या है। तो इस चीज़ के परेशान नहीं होना कि हमारा लेंथी लेक्चर है, जस्ट आप लोग ये 10-12 स्लाइड्स हैं, बल्कि 16 है मेरे ख्याल में, तो हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसको डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं। कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप, नंबर ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस टू विच अनदर एंटिटी सेट कैन मैप अंडर द रिलेशनशिप। इट्स मीन कार्डिनलिटी हम कैसे देखेंगे मेरे बच्चे, एक स्टूडेंट है, एक एंटिटी है हमारी स्टूडेंट, एक एंटिटी है हमारी सपोज बुक्स। ठीक हो गया, एक एंटिटी है हमारी स्टूडेंट और एक है बुक्स। अब मैं स्टूडेंट का रिलेशनशिप देख रहा हूँ, कार्डिनलिटी देखना चाह रहा हूँ किसके लिहाज से, बुक्स के लिहाज से, तो एक स्टूडेंट को उठाऊंगा। ठीक है, जो मैं जिसका रिलेशनशिप जिसकी तरफ से रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ उसकी एक इंस्टेंस उठाऊंगा। ठीक है, जब उसकी एक इंस्टेंस उठाऊंगा, मैं एक स्टूडेंट देखता हूँ, तो एक स्टूडेंट, अब दूसरी मेरी कौन सी एंटिटी है, बुक्स। हाउ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ रिलेटेड टू द स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट के कितनी बुक्स के साथ क्या हो सकता है रिलेट। अगर वो एक सिर्फ बुक से रिलेट हो सकता है तो इसका मतलब है 1 to 1। मैं ये कहता हूं कि एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा बुक्स हो सकती हैं, इसका मतलब है एक स्टूडेंट का मैनी बुक्स के साथ क्या है रिलेशन है, तो 1 to many। समझ आ गई मेरी बात, क्योंकि अब मैं अगर बुक्स का स्टूडेंट की तरफ से देखूं, अब एक बुक, तो उसकी मैं बुक में से कितने उठाऊंगा, एक उठाऊंगा, एक इंस्टेंस उठाऊंगा, तो एक बुक कितने स्टूडेंट के साथ रिलेट करती है एट अ टाइम, एक बुक। अब दो सिनेरियो है, एक बुक का मतलब टाइटल, अगर उस बुक का टाइटल की हम बात कर लें, या फिर फिजिकली एक बुक की बात कर लें, तो फिजिकली वो एक बुक तो एक स्टूडेंट के पास हो सकती है, तो इसका मतलब 1 to 1, यानी एक बुक सिर्फ एक स्टूडेंट के पास हो सकती है। अगर दो बुक्स होंगी तो दो स्टूडेंट के पास होंगी, तो इसका मतलब है उनका कार्डिनलिटी क्या है, 1 to 1 रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा बुक हो सकती हैं तो उसका 1 to many है। ठीक है, अगर इसी तरह होता कि मैं यानी इधर से एक इंस्टेंस उठा रहा हूँ, दूसरे की मैनी के साथ रिलेट कर रहे हैं, अगर उसकी एक इंस्टेंस कर रहा हूँ तो पहले के साथ वो मैनी से रिलेट कर रहा है, तो मैनी टू मैनी। नंबर ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस टू विच अनदर एंटिटी सेट कैन मैप, ठीक है, अंडर द रिलेशनशिप 1 to 1। जैसे कि यहाँ पे देखें कि 1 to 1 क्या है, एक्स एंड वाई, दो बाद हमारी एंटिटीज हैं एक्स एंड वाई, इज 1 1 इन ईच एंटिटी एंड एक्स इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट 1 एंटिटी, यानी ज्यादा से ज्यादा दूसरे की 1 एंटिटी के साथ, एंड ईच एंटिटी इन वाई विद एट मोस्ट 1 एंटिटी इन एक्स। यानी इसका मतलब है अगर दोनों का उधर से देखें, मैं स्टूडेंट का बुक्स की तरफ से देखूं और बुक्स का स्टूडेंट की तरफ देखूं, दोनों एक एक के साथ हो, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 to 1 कहलाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं x की एक इंस्टेंस उठाता हूं और वो ज्यादा से ज्यादा y की एक इंस्टेंस से रिलेट कर सकती है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैं सपोज कहता हूं कि एक पर्सन है और एक मेरा फोन नंबर है, ठीक है, या एक मोबाइल की बात कर लेते हैं। अब एक पर्सन के पास कितने मोबाइल नंबर हो सकते हैं, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं तो एक मोबाइल नंबर हो सकता है, या अगर हम पर्सन और रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करते हैं
तो ये हमारे पास, या जैसे हमारे पास स्टूडेंट है और उसके बाद आगे रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर एक स्टूडेंट उठाता हूँ तो उसका कितने रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, एक। और अगर उधर से रजिस्ट्रेशन नंबर उठाता हूँ तो कितने स्टूडेंट का वो होगा, वो एक स्टूडेंट का, तो 1 to 1। इसी तरह वन टू मैनी से मुराद ये है कि अगर मैं एक टेबल की एक इंस्टेंस उठाता हूँ और दूसरे टेबल की वो मैनी के साथ रिलेट कर रही है, ठीक है, वो दूसरे टेबल की क्या कर रही है, मैनी के साथ। जैसे मैंने कहा कि अभी एक स्टूडेंट के पास मैनी बुक्स हो सकती है, तो ये 1 to मैनी, ठीक है। तो इसी तरह मैनी टू मैनी कि अगर मैं यहाँ से क्या उठाता हूँ, यानी एग्जांपल ले लेते हैं कि टीचर और स्टूडेंट की, कि सपोज एक स्टूडेंट है, उसको कितने टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर मैं टाइम कंस्ट्रेंट उसके ऊपर ऐड नहीं करता, एट अ टाइम नहीं कह रहा, ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ जनरल एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट को कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, मैनी मैनी टीचर। अब मैं उधर से उठाता हूँ एक टीचर कितने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, मैनी को। तो दोनों तरफ से मैनी टू वन मैनी आ रहा है, ठीक है, 1 to, इसे हम क्या कहेंगे, मैनी टू मैनी, ठीक है। मैनी टू मैनी एक्स वाई एम एम, ठीक है। इफ ईच एंटिटी एंड एक्स कैन बी एसोसिएटेड विद मैनी एंटिटीज एंड वाई एंड ईच एंटिटी एंड वाई विद मैनी एंटिटीज एंड एक्स, तो हम उसे कहेंगे मैनी मोर देन 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, ये इनके आपस में रिलेशनशिप है कि फैकल्टी, जैसे हमारे पास 1 to many है, मैनी टू मैनी है, मैं आप लोग समझा चुका हूँ, इनकी ये डायग्राम आप लोगों ने देखनी है, इनकी एग्जांपल भी आप लोगों ने नेट पे सर्च करनी है। इसी तरह हमारे पास रिलेशनशिप पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, कि हमारे पास रिलेशनशिप के पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है कि हम ये कहते हैं कि एक एंटिटी दूसरे टेबल की लाजमी तौर पर किसी एंटिटी से रिलेट करे, लाजमी तौर पर हो। मैं कहता हूँ कि जैसे एक पर्सन है तो उसका हर हाल में CNIC नंबर हो, तो ये टोटल पार्टिसिपेशन है, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन मीन एवरी मेंबर ऑफ द एंटिटी, यानी हर मेंबर की, जैसे मैंने आपका कहा कि एक पर्सन की क्लास है, उसको दूसरा उसके रजिस्ट्रेशन किया या मेंबर एट्रीब्यूट है या टेबल है उसका CNIC का, तो हर एंट्री, अब यहाँ पे देखेंगे हम कहते हैं हर पर्सन का लाजमी तौर पर CNIC नंबर हो, तो ये टोटल पार्टिसिपेशन है। एवरी मेंबर ऑफ द एंटिटी, ठीक है, सेट मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन, उसको डबल लाइन से जाहिर करते हैं फ्रॉम एंटिटी रेक्टेंगल, यानी जब हम उसको लिंक लाइन जाहिर करते हैं तो उसे डबल लगा देते हैं, तो रिलेशनशिप डायमंड, ठीक है। पार्शियल पार्टिसिपेशन, नॉट एवरी एंटिटी, ये जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हर बंदे का है, एक पर्सन है और आगे दूसरा मैं कहता हूँ टेबल है फोन नंबर का, तो हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर पर्सन का क्या हो, फोन नंबर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल पार्टिसिपेशन, मीन की पार्शियल का मतलब है कुछ हिस्सा, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा। नॉट एवरी इंस्टेंस मस्ट पार्टिसिपेट रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन फॉर द एंटिटी, डायमंड के साथ हम सिंगल लाइन यूज करते हैं। रोल्स क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शन दैट एन एंटिटी प्लेज इन ए रिलेशनशिप, कि एक एंटिटी की जो एक रिलेशनशिप के अंदर, जैसे हमारे पास टीचर टॉट द स्टूडेंट, तो उसका क्या है, टीचर का रोल क्या है, वो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह इसे ऑप्शनल टू द नेम रोल ऑफ द ईच एंटिटी बट हेल्पफुल इन केसेस, ये ऑप्शनल होता है, लिखे ना लिखे लेकिन ये हेल्पफुल होता है। रिकर्सिव रिलेशनशिप, यानी रिकर्सिव रिलेशनशिप के मुराद के एंटिटी सेट रिलेट टू इटसेल्फ, उसका अपने आप के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, तो हमें उसे क्या कहते हैं, रिकर्सिव रिलेशनशिप। मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन सेम एंटिटी सेट, यहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी आप लोगों ने देखने की, डिपेंडेंसी क्या होती है, एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी एंड वीक एंटिटीज, जो भी मैं आप लोग पहले बता चुका हूँ वीक एंटिटीज क्या होती हैं। एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी, एंटिटी वाई इज एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट ऑन एंटिटी एक्स, यानी एंटिटी वाई डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी से क्या मुराद है मेरे बच्चे, अभी हम एग्जांपल की बात करते हैं। देखें, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ऑफ IT डिपार्टमेंट, स्टूडेंट ऑफ IT डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, तो IT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट है IT डिपार्टमेंट पे, यानी IT डिपार्टमेंट होगा तो IT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होंगे। अगर IT डिपार्टमेंट ही नहीं है तो IT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स कहाँ से आ गए, वो भी नहीं होंगे, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी। एंटिटी वाई इज एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट ऑन एंटिटी एक्स इन ईच इंस्टेंस ऑफ वाई मस्ट हैव अ कोरस्पोंडिंग इंस्टेंस ऑफ एक्स, यानी अगर वो चीज एक टेबल की एक चीज मौजूद होगी तो दूसरी भी दूसरे टेबल की भी होगी, अगर एक की नहीं है तो दूसरे की भी नहीं होगी, यानी दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट है कि अगर वहां पे एक चीज एग्जिस्ट करती है तो दूसरी भी एग्जिस्ट करती है, अगर एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो दूसरी भी एग्जिस्ट नहीं करती। इन दैट केसेस वाई मस्ट हैव टोटल पार्टिसिपेशन इन इट्स रिलेशनशिप, तो वाई की क्या होनी चाहिए, रिलेशनशिप के अंदर वाई टोटल पार्टिसिपेशन हो, यानी वो लाजमी तौर पर रिलेट करता हो उससे,
इफ y डज नॉट हैव इट्स ओन कैंडिडेट की, यानी अगर y की अपनी कोई कैंडिडेट की ना हो, y हमारे टेबल की बात कर रहे हैं या एंटिटी की बात कर रहे हैं, y इज कॉल्ड वीक एंटिटी, उसे क्या कहते हैं, वीक एंटिटी, एंड x इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, x को क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहेंगे। ठीक है, वी यानी इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, टोटल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, अगर हमारे पास यानी एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी है दोनों की, लेकिन यह है कि अगर हमारे पास एक की कोई कैंडिडेट की नहीं है, यानी किसी को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते किसी एट्रीब्यूट को, तो वो वीक एंटिटी होगी, दूसरा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। डिस्क्रिमिनेटर दैट डिस्टिंग्विश द इंस्टेंसेस ऑफ वीक एंटिटी, ठीक है, जो वीक एंटिटी की इंस्टेंसेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट आर रिलेटेड टू द सेम स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जो दूसरे टेबल की क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेटर। यूज डबल रेक्टेंगल फॉर वीक एंटिटी, वीक एंटिटी के लिए डबल रेक्टेंगल यूज करते हैं विद डबल डायमंड और रिलेशनशिप कनेक्टिंग, अगर उनका रिलेशनशिप भी बना रहे हैं तो उसे डबल डायमंड यूज करेंगे टू इट्स एसोसिएटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे नोट, नॉट ऑल एग्जिस्टिंग डिपेंडेंट एंटिटीज आर वीक, हाँ सारी एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हो वो वीक नहीं होती, क्योंकि उनका हो सकता है कि एट्रीब्यूट ऐसा हो जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हों। द लैक ऑफ की इज एसेंशियल फॉर डेफिनेशन, यानी अगर हमने वीक एंटिटी की बात करनी है तो ये चीज़ लाजमी देखनी है कि वो हमारे पास क्या करती है, की मौजूद है या नहीं है। तो मेरे बच्चे ये एक डायग्राम है, मैं आप लोगों को स्लाइड सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये इतनी बड़ी बड़ी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आसान सी है। ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं, क्लास हो गई, टेक्स्ट बुक हो गई, फैकल्टी हो गई, डिपार्टमेंट हो गए और इवेलुएशन हो गई। तो इनके एट्रीब्यूट हमने ज़ाहिर किए हुए हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ज़ाहिर किए हुए हैं जिनको हमने की बनाया है, तो वो उनको अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, और उनके आपस में रिलेशनशिप, जैसे हमारे पास क्लास का रिलेशनशिप किसके साथ है, स्टूडेंट के साथ है। ठीक है, वो हमने कोई भी स्टूडेंट इनरोल इन अ क्लास, स्टूडेंट किसी न किसी क्लास में इनरोल होंगे, इनका आपस में रिलेशनशिप हमने बना दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट का किसके साथ है, डिपार्टमेंट का, स्टूडेंट ठीक है हैज़ मेजर डिपार्टमेंट, उसका कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा। इसी तरह हमारे पास डिपार्टमेंट का फैकल्टी के साथ है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़, फैकल्टी भी उसका क्या है, यानी फैकल्टी एम्प्लॉय है डिपार्टमेंट का। तो ये सारे इनके आपस में रिलेशनशिप है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आती तो आप लोग समझिएगा कि सर मुजम्मिल यहाँ पे हैं, जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो मैं अपने बच्चों की हेल्प करता रहूँगा, और जहाँ भी मुझे फील होगा कि मुझे करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे, ताकि मैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने सुरख़ हो सकूँ कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया था। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि मेरे इस लेक्चर से आप लोग के कैंपस के अलावा किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो ये मेरे लिए सदका जारिया है कि मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो होता रहे। ठीक है, और मुझे बल्कि मेरी ये दुआ होगी कि मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।